नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपका अपना दोस्त संजीव सिंह आज फिर लेकर आए हैं अपनी क्लास नंबर 14। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एक क्लास की 1000 प्रश्नों की सीरीज श्रृंखला चालू है और आज यह है उस श्रृंखला का कक्षा नंबर 14 है। क्लास नंबर 14 आज स्टार्ट हुई है। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए इस कक्षा का पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। देखिए, प्रश्न संख्या 281, क्वेश्चन नंबर 281। इसने क्या पूछा है। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया, बताइए दूरदृष्टिता एक नामक बीमारी होती है आंखों की, उसमें व्यक्ति को क्या समस्या होती है। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, वह नजदीकी वस्तुओं को नहीं देख पाता। ऑप्शन बी, कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। ऑप्शन सी, कांट सी बोथ नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब वह नजदीकी और दूर की वस्तुओं को साफ तौर पर नहीं देख पाता। यह अंतिम ऑप्शन है और नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता दूं, जिस बीमारी जो हमें बीमारी जिसका नाम दिया जाता है, हमें एक्चुअली में होता क्या है, जो चीज हमें दिखती है उसी नामक की हमें बीमारी होती है, उसका उल्टा होता है। यानी कि अगर हमें पास का दिखता है तो हमें निकट दृष्टि दोष होता है, जिसे हम मायोपिया कहते हैं। इसका मतलब हमें नजदीक दिखता है तो हमें वो नजदीक का ही रोग है, उसका बीमारी पूछी जाएगी तो उसका होता है कि हमें दूर का नहीं दिखता। अब जैसे इसने हाइपरमेट्रोपिया पूछा, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि हमें दूर का दिखता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष हमें दूर का दिखता है, इसका मतलब हमें पास का नहीं दिखता। तो इसका सही उत्तर होगा कैंट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी कि रोगी को नजदीक की वस्तुएं साफ तौर पर नहीं दिखाई देती। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 282, क्वेश्चन नंबर 282। क्या पूछा है इसने। when the direction of the motion of a coil is perpendicular to the electromagnetic field, then the value of induced EMF। देखिए दोस्तों, इसने पूछा है यदि एक कॉइल है, ये कोई कॉइल है कॉपर की, अगर ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, नॉर्थ साउथ जिसकी दिशा ये होती है, तो ये पूछ रहा है कि यदि इसकी घूमने की दिशा, अगर इसकी मोशन की दिशा ये और ये परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि घूमने की दिशा और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर लंबवत है, तो इस कॉइल में पैदा होने वाली ईएमएफ जो होगी वह क्या होगी। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिनिमम न्यूनतम होगी, ऑप्शन बी है मैक्सिमम अधिकतम होगी, ऑप्शन सी है नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम, ना तो अधिकतम ना ही न्यूनतम, ऑप्शन नंबर डी नो ऑप्शन इज करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न के लिए थोड़ी सी आपको मैं बता देता हूं, हेल्प कर देता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे केस में जब भी सॉरी दोस्तों, इस केस में जो फॉर्मूला बनता है हमारा, वो बनता है बी एल बी साइन थीटा, बी एल बी साइन थीटा, ठीक है। ये बी होता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जिसमें वह कॉइल रखी गई है। एल होती है लंबाई, उस कॉइल की लंबाई होती है, या अगर वह किसी भी शेप में है तो उसकी लंबाई का वह है उसका पैरामीटर परिमाप हो जाता है। और ये वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है उसकी गति, घूमने की गति क्या है। और साइन थीटा होता है एंगल, होता है साइन थीटा, ये मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसके घूमने की दिशा के अंदर, ठीक है। तो वही उसने पूछा है कि बताइए कि यदि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है, यानी कि ये जो साइन थीटा 90 डिग्री है, तो ईएमएफ जो पैदा होगी उसके अंदर वह क्या होगी। दोस्तों अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू देखें, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 जो होता है वह अगर 1 लिख दिया जाए यहाँ पर और सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यह मैक्सिमम होगी। बाकी 90 के अलावा कोई और एंगल दिया होता, 60 दिया होता, 30 दिया होता, 45 दिया होता, तो वह वैल्यू 1 से कम होती है। इसलिए यहाँ पर जो भी सर्वाधिक वैल्यू बनेगी उसकी मैक्सिमम बनेगी, जो भी उसमें ईएमएफ पैदा होगी वो अधिकतम पैदा होगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 283, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 283 से हमसे क्या पूछा है। विद इन एन एनवायरमेंट व्हाट इज हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर, बताइए पर्यावरण के अंदर, देखिए दोस्तों इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है पर्यावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण जो है वह क्या कहलाता है। दोबारा सुन लीजिए, हमारे पर्यावरण में यदि क्षैतिज ऊष्मा स्थानांतरण होता है, यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर होता है, यानी कि कह लीजिए इस दिशा में, ना कि इसमें, ये होती है वर्टिकल और ये होती है हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो उसने पूछा है जो हॉरिजॉन्टल हीट ट्रांसफर होता है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंडक्शन कहते हैं, ऑप्शन बी कन्वेक्शन कहते हैं, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन कहते हैं, या ऑप्शन नंबर डी एडवेक्शन कहते हैं। दोस्तों इसमें कभी कंफ्यूज ना होना है, इसका सही उत्तर है एडवेक्शन। एडवेक्शन एक ऐसी क्रिया होती है जिसके अंदर फ्लूइड, यानी कि कह सकते हैं एक तरह का फ्लूइड, हवा हमारी एक फ्लूइड है, पानी हमारा फ्लूइड है, ऑयल हमारा एक फ्लूइड है,
इसका मतलब होता है कि कोई जरूरी नहीं है उसके अंदर, इसने तो हीट पूछ लिया, ठीक है, हीट का ट्रांसफर होता है। हो सकता है किसी तरह का कोई प्रदूषक मिला हो इसके अंदर, कोई जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रहा हो, हीट भी हो सकता है, तापमान भी हो सकता है, कोई और मान लीजिए मट्टी के कण भी हो सकते हैं, रेत के कण हो सकते हैं, किसी और मेटल के, किसी धातु के कण हो सकते हैं, जैसे कि मीनामाटा नामक जो बीमारी फैली थी इसी वजह से, वो क्यों हुई थी, पानी के अंदर हमारा मरकरी पारा जो फैल चुका था, वह किसके द्वारा हुआ, एडवेक्शन के कारण हुआ। अब एडवेक्शन हवा में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, मतलब उसके लिए फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड एक तरह का उसके लिए माध्यम है जिसके द्वारा वह एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है। अब चाहे तो वह कोई पदार्थ भी हो सकता है, कोई हीट भी हो सकती है, कोई और किसी प्रकार की ऊर्जा भी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एडवेक्शन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 284, क्वेश्चन नंबर 284। इसने हमसे क्या पूछा है, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम विल एट द मून टू दैट ऑफ ऑन द अर्थ। इसने पूछा है कि आपने ये घंटी तो देखी होगी, ये पेंडुलम, एक ये बॉल होती है हैवी सी छोटी सी, और इसे धागे से लटका दिया जाता है, इसे हम पेंडुलम कहते हैं। आपने कभी फिजिक्स में पढ़ा होगा 10वीं कक्षा में। तो ये कह रहा है कि यदि ये पेंडुलम है, पृथ्वी में जो इसका समय अंतराल होता है, पृथ्वी पर जो इसका समय अंतराल होगा उसके मुकाबले चंद्रमा पर इसका समय अंतराल क्या होगा। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए रिमेन सेम, एक समान रहेगा, ऑप्शन बी डिक्रीजेस घटेगा, ऑप्शन सी इंक्रीजेस बढ़ेगा, या ऑप्शन डी नो ऑप्शन करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों मैं बता देता हूं, जो भी इसका समय अंतराल जो होता है यहां से यहां तक जो ये घूमने का इसका समय अंतराल है, ये डिपेंड करता है मतलब इसके वजन पे और ग्रेविटी पे, mg पे डिपेंड करता है, mg पर निर्भर करता है इसके द्रव्यमान पे और इसकी ग्रेविटी। और वहीं हम कहते हैं जो द्रव्यमान है वो तो हर जगह एक तरह का कांस्टेंट है, एक प्रकार से कभी बदलता नहीं है। तो जब हम चंद्रमा पर जाते हैं तो चंद्रमा पर जो ये जी की वैल्यू होती है, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो वैल्यू होती है, वो पृथ्वी के मुकाबले 1/6 होती है। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन जो है 1/6 हो जाएगा। इसका मतलब कहेंगे तो यह 10 केजी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का वजन, किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलो है तो चंद्रमा पर उसका वजन 10 किलो हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न भी साइंस में पूछा जाता है। तो वहीं जब हमारा पता है हमारे ग्रेविटी जो है, हमारा गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 हो जाएगा, तो जब यह बल कम हो गया, जब इस पे लगने वाला बल कम हो गया, तो इसका मतलब अंतराल, इसको यहां से यहां आने में समय अधिक लगेगा। समय कम कब लगता है, जब इसका जो जी का मान है, इस पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यदि किसी और ग्रह की बात करते हैं, अगर हम बृहस्पति ग्रह की अगर बात करते हैं, वहां पृथ्वी के मुकाबले काफी अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर वहां पर इस पेंडुलम के विषय में पूछा जाता तो यह बहुत बहुत जल्दी आ जाता है वापस अपने स्थान पर। यहां से यहां तक की जो दूरी है, समय अंतराल इसका बहुत कम होता। इसीलिए हमारा जो चंद्रमा है इसका सही उत्तर होगा, चंद्रमा पर यह बढ़ जाएगा, समय अंतराल बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 285, क्वेश्चन नंबर 285। इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। बताइए, निम्न में से बताइए, पौधों के अंदर जल का जो स्थानांतरण होता है, मतलब एक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह, यानी कि पौधे के एक भाग से, रूट से, जड़ों से पत्तियों तक, फलों तक, अलग अलग टहनियों तक, शाखाओं तक, जो पानी का ट्रांसफर है, पानी का आदान प्रदान जो करता है, वह कौन सा भाग करता है। आपका ऑप्शन है जाइलम, ऑप्शन बी फोइलम, ऑप्शन सी स्टोमाटा, ऑप्शन डी रूट हेयर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है जाइलम। आपको एक याद करने का तरीका बता देता हूँ। हिंदी में देख लीजिए, अगर मैं जाइलम को लिखूं तो जाइलम लिखेंगे इसे, जाइलम, ठीक है। और ये पानी का ट्रांसफर करता है, पानी को हिंदी में कहते हैं जल। तो जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक है, ये कभी नहीं भूलेंगे, मुझे भी इसी तरीके से याद है, हमेशा कंफ्यूजन होता है जाइलम और फोइलम में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 286, क्वेश्चन नंबर 286। इसने हमसे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स। निम्न में से कौन सा चेचक के खोज करता है। बताइए, चेचक के रोग की जो टीका था उसकी खोज किसने की थी। आपके चार ऑप्शन है, एरिस्टोटल अरस्तु, ऑप्शन बी बेरेल मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन वारन, ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले चेचक के रोग का टीके की खोज की थी। चलिए दोस्तों इसमें थोड़ी सी आपकी जानकारी ऐड कर दूं। ये तो इसने अभी इसमें एक और सवाल पूछ सकता है कि बताइए चेचक का रोग किसके कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है एक प्रकार का एक वायरस होता है, जीवाणु, जिसका नाम होता है वेरियोला। यह अक्सर एसएससी पूछता है और रेलवे में भी पूछा जाता है।
इसका सही उत्तर है वेरियोला। वहीं इसके अंदर दो प्रश्न और मैं बढ़ा देता हूं। इसमें हमसे कई बार पूछ लेता है कि ये स्मॉल पॉक्स की जगह आपको दे देगा चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता है आपका छोटी मादा, आपने अक्सर देखा होगा। चिकन पॉक्स रोग पूछ लेगा, उसके टीके की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, चिकन थॉमस वेल। थॉमस वेल, ठीक है। तो चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता का जो खोजकर्ता थे, टीका के खोजकर्ता, वो थे थॉमस वेलर, ठीक है। और वहीं अगर आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए चिकन पॉक्स के रोग किस जीवाणु के कारण होता है, सॉरी विषाणु के कारण होता है, यह भी एक वायरस के कारण नहीं होता है, विषाणु, ठीक है। तो पूछ लेगा कि कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर है वेरिसिला जोस्टर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 287, क्वेश्चन नंबर 287। इसने हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। बताइए निम्न में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है या जल प्रदूषण के कारण फैलता है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कोलेरा, हैजा, ऑप्शन बी टाइफॉइड तपेदिक, ऑप्शन सी बोथ कोलेरा एंड टाइफॉइड दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए हैजा। हैजा जो है पानी के द्वारा संक्रमण फैलता है, पानी के द्वारा। इसमें क्या होता है, किसी का भी आपका पेट खराब हो जाता है, आप ये भी एक प्रकार का जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। ये भी बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, जबकि तपेदिक बुखार भी, ये भी एक जीवाणु है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 288, क्वेश्चन नंबर 288। इसने हमसे क्या पूछा है, किगाली एग्रीमेंट इज अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह पूछ रहा है कि मॉन्ट्रियल संधि के अंदर किगाली समझौता किस संशोधन के तहत किया गया, कौन से संख्या के संशोधन के तहत किया गया। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए छठे, ऑप्शन बी सातवें, ऑप्शन सी आठवें, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी आठवें। मैं इसके विषय में थोड़ा सा बता देता हूं। जो किगाली एग्रीमेंट है, किगाली जो है एक जगह है हमारी रवांडा, रवांडा नामक देश है साउथ अफ्रीका का, ठीक है। रवांडा नामक जगह है, वहां पे किगाली उसकी जो है राजधानी है। अब इसमें एक और ऐड कर देते हैं, करेंसी आपसे पूछता है तो इसका होता है रवांडा फ्रैंक, रवांडा फ्रैंक, रवांडा फ्रैंक यहाँ की करेंसी जो है चलती है। तो दोस्तों इसने पूछा है हमसे किगाली समझौता कब हुआ था, सॉरी किगाली समझौता किस संशोधन के तहत हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सी आठवें संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 289। इसने हमसे क्या पूछा है, ये हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नो एनी रीजनल रूरल बैंक। निम्न में से कौन से भारतीय राज्य में एक भी, दोबारा सुनिए, निम्न में से किस भारतीय राज्य में एक भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सिक्किम गोवा, ऑप्शन बी बिहार एंड राजस्थान, ऑप्शन सी सिक्किम असम, ऑप्शन डी मणिपुर एंड नागालैंड। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम गोवा। मैं इसके विषय में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहली चीज, ये रीजनल रूरल बैंक ये करते क्या है, ये जो है हमारे ग्रामीण इलाकों में लोगों की, किसानों की हालत को सुधारने के लिए ये कुछ बैंक होते हैं जो कि उनको कर्जा देते हैं कम सस्ते ब्याज दरों पे, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है वो भी होती है, लेकिन इनका अधिक जो उद्देश्य होता है, जो कि ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं उनका थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करना, उठाना, उनको जमीनी स्तर से ऊपर उठाना, कम कर्जे, कम ब्याज दरों पे। और भी कई तरह के ऋण प्रदान करती हैं ऐसी बैंकें। लेकिन ये तो संभव वहीं होगा ना जहां पर हमारे ग्रामीण इलाके होंगे, या जहां पर हमारी खेती बाड़ी ज्यादा होती होगी, जहां किसान हमारे ज्यादा होंगे। तो गोवा जो है, गोवा तो आपको पता ही है शुरू से ही ऐसा अच्छा हमारा ऐसा स्टेट रहा है कि जो पहले से ही किसी और के कब्जे में था, पुर्तगालियों के कब्जे में था, उसके बाद इसे भारत की आज़ादी के बाद इसको आज़ाद कराया गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी खेती वेती कम होती है, यहाँ पे इसके और नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, प्राकृतिक संसाधन और अधिक है। जबकि सिक्किम में इतनी आबादी है नहीं जो कि खेती वेती करती है, और करती है परंतु कम है, और उनको इस प्रकार की सहायता की वहाँ आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से ये दोनों स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर एक भी रीजनल रूरल बैंक नहीं है। चलिए दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 290, क्वेश्चन नंबर 290। इसने क्या पूछा है, आइडेंटिकल प्राइस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। यह पूछ रहा है समान मूल्य। समान मूल्य का मतलब दो अगर वस्तुएं, एक ये वस्तु है एक ये वस्तु है, दोनों ही एक ही वस्तु है,
मान लीजिए एक पेंसिल है, इस पेंसिल पे एक दुकानदार ने इसका रेट रखा है 5 रुपए, दूसरे ने भी इसका 5 रुपए रखा है। तो यह वही पूछ रहा है कि समान मूल्य जो है किस बाजार का गुण होता है। आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मोनोपोली यानी कि एकाधिकार, ऑप्शन बी फुल कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन सी होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन डी नन ऑफ द करेक्ट, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है फुल कंपटीशन। देखिए ये ऐसा तभी होता है जब एक दुकानदार जो है एक किसी वस्तु का प्राइस, अगर प्राइस वस्तु ए इसके पास भी है, वस्तु ए इसके पास भी है, लेकिन यह दुकानदार बी है, यह दुकानदार सी है, ठीक है। तो अगर इस दुकानदार ने इस वस्तु का प्राइस, सेम वस्तु का प्राइस 5 रुपए रखा है, तो दूसरा दुकानदार भी इसका 5 रुपए ही रखेगा, इससे अधिक में इसे नहीं बेच सकता, 5.5 रुपए या 6 रुपए में भी नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, इसलिए नहीं कर सकता ऐसा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 291, क्वेश्चन नंबर 291। इसने हमसे क्या पूछा? व्हाट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? बताइए निम्न में से कौन सा दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूति है? दोबारा सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा सरकारी अल्पकालिक प्रतिभूति है? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए शेयर, ऑप्शन बी डिवेंचर, ऑप्शन सी म्यूचुअल फंड्स, ऑप्शन डी ट्रेजरी बिल। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल होता है हमारे आपके बोलते हैं खजाना बिल। खजाना बिल जो है एक तरीके से गवर्नमेंट जो छोटे समय कम समय के लिए सिक्योरिटी के तौर पर हमसे लेती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 292, क्वेश्चन नंबर 292। When was the first industrial policy of the government of India announced? बताइए भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जो है कब घोषित की गई? दोबारा सुन लीजिए, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए अप्रैल 1 अप्रैल 1942, 1 अप्रैल 1942 यानी 6 अप्रैल 1948, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1956, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1951। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 को ही हमारे देश में पहली औद्योगिक नीति का निर्माण हुआ और उसकी घोषणा भी हो गई। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 293, क्वेश्चन नंबर 293। इसने हमसे क्या पूछा है? यह पूछता है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी? बताइए नंद वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न के चार उत्तर हैं, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी नागदर्शक। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्मानंद। यदि आपसे यह पूछ लेता है इस नंद वंश के अंतिम शासक कौन है या अंतिम सम्राट कौन है, तो इसके प्रश्न में इसका उत्तर है धनानंद। धनानंद जो है महापद्मानंद के ही बेटे थे। ये केवल 2 पीढ़ी तक ही चली यह वंश, ठीक है। इनको पराजित किसने किया? धनानंद ने। आपने अगर टीवी सीरियल्स में कभी देखा हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया। जबकि एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बताइए महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना कौन से वंश का अंत करके की? तो आपका सही उत्तर होगा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के एक वो थे नंदीवर्धन नामक अंतिम शासक थे शिशुनाग वंश के, उनको पदस्थ करके महापद्मानंद ने नंद वंश की स्थापना की। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 294, क्वेश्चन नंबर 294 हमसे क्या पूछता है? वेयर वॉज दी वाइकोम सत्याग्रह 1924 टू 1925 स्टार्टेड? बताइए 1924 से 1925 तक चलने वाले वाइकोम सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई या इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? आपके चार ऑप्शन, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केरल। दोस्तों यह केरल जो है, ये वाइकोम सत्याग्रह जो है, मैं बता देता हूँ, थोड़ी जानकारी आपको जोड़ देता हूँ इसमें। वाइकोम जो है एक गांव है, ठीक है। यह केरल के त्रावणकोर जिला, आपने त्रावणकोर को नाम सुना ही होगा, त्रावणकोर, ठीक है, यह केरल के अंदर है। ये जिला केरल में है जहां पर वाइकोम नाम का एक ये गांव है, ठीक है। यहाँ इस आंदोलन की शुरुआत की गई, लेकिन क्यों की गई? ये वाइकोम आंदोलन था क्या? ऐसा क्या था? क्या ऐसी परेशानी थी वहाँ के लोगों की ये इस आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी? दोस्तों जो वहाँ पर उस समय क्या था, छुआछूत यानी कि अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो थी, छुआछूत बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर था उस समय। यह 1924 से 1925 की बात है। तो यह इससे बचने के लिए, मतलब इससे लोगों ने तंग आकर जो एवर्ण, मतलब कि जो SC ST वाले जो कास्ट के जो लोग थे, जो इन सभी चीज़ों से प्रताड़ित हो रहे थे, जिनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा था,
उन लोगों ने अपना एक मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह मूवमेंट किया उन्होंने, वैकोम सत्याग्रह के नाम से उनको व्याख्या मिली। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 295, क्वेश्चन नंबर 295। इसने हमसे क्या पूछा है? इन प्लांट मैच्योर ओवरी चेंजेस टू विच ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट। बताइए कि पौधे की जो, इसने पूछा है पौधे की परिपक्व अंडाशय, पौधे का परिपक्व अंडाशय जो है निम्न में से किस में परावर्तित हो जाता है? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीड बीज, ऑप्शन बी स्टामेन, ऑप्शन सी पिस्टिल, ऑप्शन डी फ्रूट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यह फल में परावर्तित हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 296, क्वेश्चन नंबर 296। ये क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट। दोबारा सुन लीजिए, प्रश्न संख्या 296, क्वेश्चन नंबर 296। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। बताइए गुणसूत्रों में निम्न में से कौन सी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, कौन सी वस्तुएं मौजूद होती हैं? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डीएनए एंड लिपिड, ऑप्शन बी आरएनए एंड अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी आरएनए एंड शुगर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों में डीएनए और प्रोटीन की मात्रा होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 297, क्वेश्चन नंबर 297। इसने हमसे क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज पर्सन कैन स्टिल डोनेट आईज। बताइए निम्न में से कौन से रोग का व्यक्ति जो है अपनी आंखों को दान में दे सकता है अपनी मृत्यु होने के पश्चात? आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए है अस्थमा पेशेंट, अस्थमा का रोगी, ऑप्शन बी एड्स का रोगी, ऑप्शन सी एक्यूट ल्यूकोमा पेशेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है अस्थमा का रोगी। अस्थमा के रोगी की आंखें आप दान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 298, क्वेश्चन नंबर 298। क्या पूछा है इसने? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। यह प्रश्न आपसे कभी भी पूछ सकता है। इसके दो मैं आगे बताऊंगा। आपका ये चार ऑप्शन है। एड्स की फुल फॉर्म पूछी है इसने। आपका ऑप्शन ए है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफेक्टिव सिंड्रोम, ऑप्शन बी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एक्सीडेंटल इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन डी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें थोड़ी सी आपकी ऐड कर देता हूँ। एड्स के लिए एक टेस्ट होता है, एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा टेस्ट आपसे कभी पूछ सकता है। बताइए एलिसेट नामक टेस्ट जो है कौन से रोग के लिए किया जाता है या एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 299, क्वेश्चन नंबर 299। ये क्या पूछता है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। बहरीन नामक जो है यह एक खाड़ी देश है जहां पर तेल के कुएं बहुत अधिक होते हैं। इससे रिलेटेड आपके प्रश्न बनते बनते हैं। पहली कक्षा में मैंने बताया था बहरीन में मोतियों की खेती होती है और तेल के कुएं हैं। ये बहुत ही धनी देश है, परंतु यहाँ पर पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है। ये यहाँ की एक कमी है। इसका पूछा है इसकी राजधानी बताइए। आपके चार ऑप्शन। ऑप्शन ए तेहरान, ऑप्शन बी रियाद, ऑप्शन सी मनामा, ऑप्शन डी दोहा। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी मनामा। और इसमें थोड़ी सी जानकारी ऐड कर दूं। बहरीन में अगर आपसे वह राजधानी पूछ लिया मनामा है, और इसकी करेंसी अगर आपसे पूछता है इसकी मुद्रा क्या है, तो यहाँ मुद्रा चलती है बहरीनी दिनार। ठीक है। ज्यादातर हमारे जितने भी खाड़ी देश है वहां पर दो प्रकार की वो चलती हैं, या तो दिनार चलता है या फिर रियाल चलता है। ये दो चलती हैं ज्यादातर हमारी करेंसी। ये आपको याद करनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न लेने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 300, क्वेश्चन नंबर 300। क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिपिक्टेड बुद्धा पिक्चर इन हिज कॉइन। बताइए निम्न में से कौन से शासक ने अपने समय में जितने सिक्के चलाए थे उन पर महात्मा बुद्ध की फोटो लगाई थी, या अपने महात्मा बुद्ध की जो पिक्चर है वह छापी थी? ऑप्शन ए है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन बी पुलकेशन द्वितीय, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी किंग हर्षवर्धन। आपका सही उत्तर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। कनिष्क राजा ही वही राजा है जिन्होंने महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म के लिए काफी स्ट्रगल किया था, बौद्ध धर्म को काफी लोगों तक पहुंचाया था। और इन्होंने महायान और एक और था महायान और हिनायन, ये दो ब्रांच हो गई थी। इन्होंने इन दोनों का प्रचार किया था और महायान को अपनाया था। यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों आज की कक्षा का अंत हम यहीं पर करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। यदि आप सभी को यह कक्षा बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि इस वीडियो को आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिखने वाली घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको डेली इसकी नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहें, आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।